लास्ट लेक्चर में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। हमने यह देखा था कि धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल को कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे डिफरेंस बता सकते हैं, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे कि आखिर धातु और अधातु को रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि धातु और अधातु बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ना है, पिछली कक्षाओं में हम उन्हें भौतिक गुणों के आधार पर ही बांटते थे। धातु और अधातु को रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है, इसका विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज आखिर कहते किसको हैं? रासायनिक गुण कहा जाता है कि कोई भी तत्व किस प्रकार अभिक्रिया करता है, उसका रासायनिक गुण क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणों यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। सबसे पहला धातु का रासायनिक गुण, धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये विद्युत धनात्मक होते हैं। आखिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का अर्थ होता है कि धातु की टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाए। यही गुण धातु का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज को देखें, यह काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होता है जो धातुओं के विभिन्न गुणों की तुलना करने में सहायक होता है। यह धातु की एक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में भी बताता है। तो धातु की जो यह एक्टिविटी सीरीज यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में, इसमें जो धातु सबसे ऊपर होते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये धातु अत्यधिक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होते हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन धातुओं में देखी जाती है। साथ ही साथ ये धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील भी होते हैं, यानी रिएक्टिव भी होते हैं। जैसे जैसे हम इस एक्टिविटी सीरीज में नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे धातुओं की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इस सीरीज में उपस्थित है, और हाइड्रोजन के नीचे जो धातु हैं जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, ये धातु सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जाते हैं, और साथ ही साथ इनकी अभिक्रियाशीलता भी सबसे कम होती है। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, तो यह आखिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में कैसे? हाइड्रोजन अधातुओं में से एक विशेष अधातु है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ आयन में बदलता है, इसलिए इसे इस सीरीज में रखा गया है। तो हमने देखा कि धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि विद्युत धनात्मक होते हैं, और वहीं अधातु हमने पिछली कक्षा में देखा था कि लगभग 11 अधातु थे। तो वे जो अधातु हैं वे विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का अर्थ क्या हुआ? जैसे क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो यह जो गुण होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, यह गुण इलेक्ट्रोनेगेटिव
कैरेक्टर को शो करता है, यानी वह निगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। तो जितने भी अधातु होते हैं वे निगेटिव चार्ज शो करते हैं, यानी वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो पहला अंतर जो धातु और अधातु में है कि धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी विद्युत धनात्मक होते हैं और वहीं अधातु विद्युत नेगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब हम धातुओं के दूसरे गुण को अध्ययन करने से पहले एक प्रैक्टिकल को देखेंगे। यहाँ हमने मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया। जब मैग्नीशियम रिबन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ ऐश के रूप में हमें नीचे कांच के प्लेट में वॉच ग्लास में मिलता है। और अगर उस मैग्नीशियम के जो ऐश में या राख में जल मिला दे और वापस उसमें अगर हम नीले लिटमस पत्र को डुबोते हैं तो वह लाल रंग में बदल जाता है। अर्थात हमने अम्ल, क्षार और लवण में देखा था कि कोई भी यौगिक अगर लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम अपने ऑक्साइड में बदल जाता है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड ही लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। मतलब हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक धातु ऑक्साइड है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वह धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करता है और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो यह धातु का दूसरा रासायनिक गुण हुआ कि कोई भी धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर क्षारीय धात्विक ऑक्साइड का यानी बेसिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। हर एक धातु ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है। बेसिक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड जो होगा वह हमेशा अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और वह प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड किसे कहा जाता है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी धात्विक ऑक्साइड ही होता है, यह भी मेटालिक ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो वैसा धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा उसे उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। उभयचर आपने सुना होगा, उभयचर कहा जाता है जैसे मेढक को जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। ठीक उसी तरह वैसा धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये अम्ल और क्षार दोनों ही से अभिक्रिया करते हैं। जैसे अगर जिंक ऑक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो वह जिंक क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अभिक्रिया कराई जाए तो वह सोडियम जिंकेट जिसका सूत्र होता है Na2ZnO2 तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है और जिंक ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया कर रहा है। तो वैसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
अधातु की बात करें तो अधातु भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन अगर उसमें जल मिला दिया जाए तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदलता है, मतलब अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय गुण को दर्शाता है। तो यह दूसरा अंतर हुआ रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में। धातु का ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधात्विक यानी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अम्लीय होता है। अब हम तीसरे गुण की अध्ययन करते हैं। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे अगर हम सोडियम की अभिक्रिया जल से कराए तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता है। यह अभिक्रियाशीलता हमने जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज देखा है अभी, उसमें जो धातु ऊपर हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु जल से अभिक्रिया कर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकालते हैं। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को केरोसिन तेल में संग्रहित किया जाता है, जबकि जल में नहीं। सोडियम और पोटेशियम जैसे धातुओं को जल में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वह जल से अभिक्रिया कर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। वे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दर्शाते हैं। अगर उन्हें हम पानी में छोड़ दे तो वह तुरंत आग पकड़ लेगा, साथ ही साथ जल की सतह पर गोल गोल घूमने भी लगता है। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम जैसे धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। वहीं इसके अलावा जो भी धातु होते हैं वे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे जिंक जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर निकलता है। कुछ धातु जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी जैसे धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते हैं। साथ ही साथ अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु भी अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते हैं। अब धातु की अंतिम अभिक्रिया जो हमें जाननी है वह है कि धातुओं में सक्रियता श्रेणी के आधार पर बहुत सारी अभिक्रियाएं निर्भर करती हैं। जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर होते हैं, जैसे अगर बहुत बार यह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे की कील को डुबाया जाए तो उस विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है, आखिर क्यों? बहुत बार पूछा गया ये बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन लोहा सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, तो वह लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट का निर्माण कर देता है, और आयरन सल्फेट का जो रंग होता है वह हरा होता है। इसलिए कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग से हरे रंग में बदल जाता है। वहीं अगर इसके विपरीत हम अभिक्रिया कराएं, वहां अगर हम आयरन सल्फेट में कॉपर को डालते हैं
तो यह किसी प्रकार की अभिक्रिया भी नहीं दर्शा सकती। यह कुछ इसी प्रकार से है जैसे अगर दो दोस्त और अगर आइसक्रीम एक है और आइसक्रीम खाने की अगर बात आई तो हमेशा शायद वही दोस्त आइसक्रीम ले पाएगा जो अधिक मजबूत होगा। ठीक वही बात आती है यहाँ इस अभिक्रिया में कि जो धातु अधिक अभिक्रियाशील होगा वही धातु दूसरे धातु से आयन को विस्थापित कर पाएगा। अगर कम अभिक्रियाशील धातु है तो वह आयन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यह है अभिक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं के बीच किस प्रकार विस्थापन अभिक्रिया को देखा जाता है। तो हमने इस प्रकार आज देखा कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु को हम बांट सकते हैं। कैसे? पहला गुण कि धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक और अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। दूसरा गुण हमने देखा कि धातु धात्विक ऑक्साइड बनाता है और धात्विक ऑक्साइड या तो क्षारीय होता है या उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होता है, जबकि अधातु भी अधात्विक ऑक्साइड बनाता है लेकिन वह हमेशा अम्लीय होता है। तीसरा गुण हमने देखा कि धातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, जबकि अधातु जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकालता है। पुनः हमने देखा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है, लेकिन अधातु इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। अगर विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया में धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है जो विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि अधातु इस प्रकार की अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। तो यह था धातु और अधातु को रासायनिक गुणों के आधार पर हम किस प्रकार बांट सकते हैं। अगले लेक्चर में हम धातुओं की प्राप्ति यानी मेटलर्जी के बारे में देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपका हो जो ना समझ में आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।